हेलो। कैसे हो भाई? बढ़िया हो, मजे में हो? भाई है कुछ हवा आंधी वगैरह, कुछ बरसात वगैरह, या कुछ भी नहीं है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक। भाई यहाँ तो अभी तो कल दिन में तो थी, अभी तो नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर करते हैं अपन, जल्दी से क्लास कंप्लीट करते हैं ना। देखो, अगर आप सरकार हो तो उस केस के अंदर आप जो है वो बायबैक को प्रमोट करना चाहोगे या बायबैक को कम करवाना चाहोगे? आपकी जो दिली इच्छा है वो क्या रहेगी कि बायबैक जो है वो बहुत आसानी से हो, या बायबैक जो है वो मुश्किल से हो? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपके हिसाब से अगर सरकार हो आप, तो उस केस के अंदर बायबैक जो है उसको आप प्रमोट करोगे या बायबैक को कम करवाने की कोशिश करोगे? बायबैक तो ना ही हो तो ठीक है, क्यों भाई? क्या कारण है बायबैक जो है वो नहीं हो उसका? बायबैक होने में समस्याएं क्या आ सकती है? पैसों का फ्लो बना रहेगा। पैसों का फ्लो तो देखो, बायबैक की बात ही वही करेगा। भाई गाड़ी खरीदने की बात कौन करेगा? जिसके पास पैसा आएगा वो। तो बायबैक की बात कौन सी कंपनी करेगी? जिसके पास पैसा होगा।
बायबैक कंपनी तभी करने की बात करती है या तभी सोचती है जब उसके पास पैसा पड़ा हो, और सरकार को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है कि भाई उनका पैसा वो चाहे तो बायबैक करे चाहे तो नहीं करे। और कोई कारण जिससे आपको लगता हो कि बायबैक से ये समस्या हो सकती है? और कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो कि यार बायबैक करने से ये हो जाता है, इस वजह से बायबैक ना हो तो ठीक है? ग्रोइंग होता है बिजनेस। हम्म। देखो, एज ए सरकार जो है वो आपको उसमें कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। समझ आ रही बात? सरकार को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई आपको बिजनेस जो है वो, भाई बिजनेस ग्रो करना है नहीं करना, उसके अंदर ज्यादा सरकार घुसती नहीं है। पहले जैसे डिविडेंड के भी जो सेक्शन है 122 123 वगैरह, उसमें भी पहले कहते थे कि भाई ये इतना पहले रिजर्व में ट्रांसफर करो और फिर जो बांटो। नए कंपनी एक्ट में वो भी हटा दिया कि भाई तुम्हारी इच्छा हो जितना जो फ्री रिजर्व ट्रांसफर करो, बस ये है कि प्रॉफिट तुम्हारा होना चाहिए, डेप्रिसिएशन वगैरह सब लेस करने के बाद जो बचता है उसको आप तुम्हारी इच्छा है तो फ्री रिजर्व ट्रांसफर करो, तुम्हारी इच्छा है तो पूरा का पूरा डिविडेंड के रूप में बांटो। देखो, पैसा एक कारण है, लेकिन मुख्य कारण समझिएगा। यूं समझिए कि एक जो है वो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? आगे से एक सेना आ रही है, क्लियर है? समझिएगा, आगे से एक सेना आ रही है, इस साइड से जो है वो अपन जा रहे हैं। सबसे आगे जो है वो, जैसे मैं जो है वो सबसे आगे लड़ने के लिए जा रहा हूँ, और उसके पीछे जो वो आप सारे हैं, क्लियर है? और अपन भी घोड़ों पर जो वो बहुत तेजी से जा रहे हैं, और आगे वो भी जो वो बहुत तेजी से आ रहे हैं। जैसे ही सामने वाली सेना नजदीक पहुंची, वैसे ही मैंने क्या किया, आगे से टर्न लेके निकल गया मैं तो। आपको इस चीज पे समस्या होगी या नहीं होगी? समझिएगा, अपन जो वो एक युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? सबसे आगे, जिसे अपन हरावल सेना कहते हैं, मान लीजिए उस हरावल सेना का सेनापति मैं हूं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है भाई। बिजनेस जो वो होने चाहिए, उसके लिए भी सरकार जो वो चाहेगी बायबैक नहीं हो। समझ आ रही बात? तो यहाँ अगर मैं आगे हूं सेना के अंदर, और अगर मैं आगे से निकल रहा हूं, तो उस केस के अंदर क्या होगी? आपको प्रॉब्लम होगी, सीधी सी बात है। फिर सेना है जो सीधी आपको आएगी। मैंने उनको फास्ट स्पीड के अंदर देख लिया, मैंने कहा कि ये छोड़ेंगे नहीं, तो मैं निकल लिया। इस केस के अंदर अगर मैं निकलता हूं तो उस केस के अंदर आपको क्या होगी? समस्या होगी। अब यहाँ जस्ट समझिएगा, कंपनी के अंदर अगर कुछ भी प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले क्या देंगे? डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है? डिबेंचर ही मान रहे हैं अपन, डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। उसके बाद में क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे उनका डिविडेंड वगैरह, और उसके बाद में क्या देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है? ये फ्लो है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को देंगे, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, और उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर के अंदर प्रॉफिट कम हुआ, तो उस केस के अंदर डिबेंचर होल्डर को जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर का होल्डर को जो पेमेंट होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं होगा। उससे आगे वाले साल के अंदर और कम हुआ, तो उस केस के अंदर क्या होगा? सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाएगा, इनको जो वो डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। एक तरीके से समझिएगा, इन डिबेंचर होल्डर के लिए या फिर जो भी लोन वगैरह है उनके लिए ये जो है वो क्या कर रहे हैं? एज ए सेफ्टी का काम कर रहे हैं। समझ आ रही बात भाई? ये जो जिन्होंने लोन दिया है उन लोगों के लिए ये जो है ये क्या कर रहे हैं? एज ए सेफ्टी का काम, नमस्ते जी नमस्ते, सेफ्टी का काम कर रहे हैं। क्यों सेफ्टी का काम कर रहे हैं? कि अगर प्रॉफिट कम होता है
तो सबसे पहला नुकसान किनका होगा? इनका होगा। क्लियर है? कल को कंपनी जो वाइंडिंग अप के अंदर चली जाती है तो भी अगर उनके पास सफिशिएंट पैसा है तब तो सबको पेमेंट करेंगे, अगर पैसा कम पड़ेगा तो उस केस के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर का जो है उनको पैसा नहीं मिलेगा, और अगर कम है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी नहीं मिलेगा, और कम है तो जाके डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा। तो इन डिबेंचर होल्डर के लिए ये जो है कैपिटल वगैरह ये क्या करती है? एज ए सिक्योरिटी जो क्या करती है? काम करती है। अब उसके अलावा जैसे कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट वाली सिचुएशन में जाने वाली है, मतलब कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, तो उस केस के अंदर भी क्या कर सकते हैं? इक्विटी शेयर वगैरह जैसे प्रमोटर के पास होते हैं तो उन्होंने क्या किया? कंपनी के पैसों से जो शेयर है वो खरीद लिए, पैसे जो है उनको दे दिए और निकल लिए। तो उस केस के अंदर अब कंपनी जो किन के भरोसे रहेगी? सिर्फ इन डिबेंचर होल्डर के भरोसे रहेगी, बेचारों के। ठीक है, तो इनका क्या होगा? नुकसान होगा। तो सरकार ने कहा कि बायबैक करो, बायबैक अगर आपकी जो है वो कंडीशन बनती है तो बायबैक कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा आ चुका है, आपको लगता है कि आगे जो है वो ऐसा कोई ग्रोथ वाला जो है वो प्रपोजल अपने हाथों में है नहीं, और अपने को लगता है कि अपना शेयर जो है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो रहा है, मतलब कि जैसे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर है, जैसे 1,000 रुपए है, अगर 10 शेयर होते तो हर किसी को कितना मिलता? 10 रुपए मिलता, सॉरी 100 रुपए मिलता। अगर 1,000 है और 100 शेयर होते तो कितना मिलता? 10 रुपए मिलता। 1,000 है और 1,000 शेयर इश्यू कर दोगे तो कितना है? 1 रुपया मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि कंट्रोल बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो रहा है, इसको कम किया जाना चाहिए और आप बायबैक करना चाहते हैं, बायबैक कीजिए। सरकार कह रही है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बायबैक कम से कम एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, उससे ज्यादा बायबैक जो वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? ये बेचारे यहाँ खड़े रहेंगे और ये पीछे से निकल लेंगे, तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं बने। हमने पूछा कि कितना कर सकते हैं बायबैक, तो उन्होंने कहा देखो 3 सिचुएशन है, 3 कंडीशन है। पहला जो है वो है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ये क्या कहता है? जितने, यहां अभी अपन इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं ना, जितने इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है उनका 25%। मान लीजिए कंपनी में 100 शेयर है, तो 100 शेयर है मतलब कितने शेयर बायबैक किए जा सकते हैं? 25 शेयर जो वो बायबैक किए जा सकते हैं। 1,000 है तो 250 शेयर बायबैक किए जा सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है? रिसोर्स टेस्ट। बायबैक के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, ये क्या कह रहा है समझिएगा। जैसे कि हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो है 100, ठीक है। उसके बाद में जैसे फ्री रिजर्व जो है वो है 30 है, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो है 20 है, तो टोटल कितना हो गया? ये 150 हो गया। ये जो है 150। अब ये जो है इसका कितना परसेंट यूज किया जा सकता है? 25% अमाउंट यूज किया जा सकता है, मतलब कितना हो गया 150 का 25%? 37.5 जो है वो रुपीज यूज किए जा सकते हैं।
मान लीजिए बायबैक प्राइस जो है वो 3 रुपए है, तो उसके इसके अंदर कितने शेयर जो है वो बायबैक किए जा सकते हैं? तो 37.5 डिवाइडेड बाय 3 रुपए में बायबैक कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 3, 12.5 शेयर जो वो क्या कर सकते हैं? बायबैक कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, रिसोर्स टेस्ट क्या कहता है कि कितने रिसोर्सेज बायबैक के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हमने पूछा कि कितने हो सकते हैं, उन्होंने कहा देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो टोटल अमाउंट बनता है उसका 25% अमाउंट जो क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है बायबैक के लिए। हमने कहा ठीक, कितना अमाउंट बनता है? 37.5। तो 37.5 जैसे बायबैक प्राइस जो है वो 3 रुपए है, मतलब हम 3 रुपए में बायबैक कर रहे हैं, तो 37.5 डिवाइड बाई 3 कितना? 12.5 जो है शेयर बायबैक कर सकते हैं। यहां तक की बातें समझ आई? यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए। पहला, जितने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है उनका 25% बायबैक किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि बायबैक के लिए रिसोर्सेज कितने इस्तेमाल हो सकते हैं? तो 25% रिसोर्सेज जो वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है उनका 25% क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक की बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई? क्लियर है? अब इसके बाद में तीसरी कंडीशन में क्या होता है? तीसरी कंडीशन के साथ साथ एक जो है और कंडीशन जो है वो आ जाती है, उस वजह से दिक्कत आती है। तीसरा जो है वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक should not be more than 2:1। या और इसे आसान भाषा में लिखिए, बायबैक के बाद कम से कम डेब्ट की एक चीज समझिएगा, इस पूरे चैप्टर के अंदर जहां भी जो है वो इक्विटी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना, उस इक्विटी का मतलब जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से है। सर इसमें तो क्या है, सिंपल सी बात है। जैसे समझिएगा, डेब्ट जो है वो हमारा कितना है? मान लीजिए डेब्ट जो है वो हमारा 1,000 रुपए जो वो क्या है? डेब्ट है। तो बायबैक के बाद इक्विटी कितनी होनी चाहिए कि रिक्वायर्ड इक्विटी कितनी होनी चाहिए? कम से कम इक्विटी कितनी होनी चाहिए? वो भी कब? बायबैक के बाद। बायबैक करने के बाद कम से कम 500 रुपए जो वो इक्विटी का होना चाहिए। अगर कोई फर्म ऐसी है जिसकी अभी इक्विटी जो है वो 400 रुपए है, क्या वो बायबैक कर पाएगी क्या? नहीं। अगर किसी के 500 रुपए की इक्विटी है तो क्या वो बायबैक कर पाएगी क्या? नहीं। किसी के अगर 600 रुपए है तो क्या वो बायबैक कर पाएगी क्या? हाँ 600 है, 500 कम से कम चाहिए, तो 100 जो है वो एक्स्ट्रा है जिसे बायबैक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ आ रही बात? इस ये क्यों रखी? ताकि भाई डेप्ट वाले जो है वो एक तरीके से सेफ रहेगी। जितना डेप्ट लोन ले रखा है उसका आधा कम से कम जो मालिकों का पैसा इसके अंदर बिजनेस के अंदर फंसा होना चाहिए, कि भाई ये 1,000 रुपए है तो आधा इसका कितना है, जितना भी वो अमाउंट कम से कम इक्विटी के रूप में इसमें लगा हुआ ही रहना चाहिए। अब इसके अलावा, अब इसमें सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई ऐसी हार्ड बात नहीं थी, अभी माहौल बना रहे थे। अब इसके साथ एक कंडीशन और है, वो कंडीशन वैसे इसमें नहीं लिखी गई है लेकिन वो ट्रिगर साथ में होती है।
जब भी शेयर कैपिटल कम हो, जितना ये थोड़ा पॉइंट समझिएगा ना। देखो क्या कह रहा है कि जब भी शेयर कैपिटल कम होगी, जैसे अपन बायबैक करेंगे, ठीक है, बायबैक करेंगे तो क्या होगा, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी जो है वो अभी मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल फिलहाल जो है वो अपनी है 1,000 रुपए, ठीक है। ये क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में कितना लिखा हुआ है, 1,000 रुपए लिखा हुआ। इसको अपन क्या करना चाहते हैं, कम करके इस इक्विटी शेयर कैपिटल को हम 1,000 की बजाय कितना करना चाहते हैं, जैसे 600 रुपए करना चाहते हैं, ठीक है। हम 400 रुपए मान लीजिए बाय बैक करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जितना आप कम कर रहे हो, जितना आप ये अमाउंट कम कर रहे हो, उतने की क्या करो, या तो कोई दूसरी शेयर कैपिटल लाके हमें दो, या तो उतने की क्या करो, दूसरी कोई शेयर कैपिटल जो वो लाके यहाँ पर ले आओ। हमने कहा वो कैसे, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ और इश्यू करके जो वो शेयर कैपिटल ले आइए, लेकिन शेयर कैपिटल का अमाउंट जो कम नहीं होना चाहिए। हमने कहा अगर नया इश्यू करके ही लाना है, इसी तरीके से अगर बाय बैक करेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने कहा अगर आप इस तरीके से नहीं लाना चाहते, आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि भाई सिक्योरिटीज इश्यू करो और उससे लेके आ जाओ, पैसा लेके आ जाओ। सिक्योरिटीज भी नहीं कह सकते अपन, शेयर से बोलते हैं ना, कि नए शेयर इश्यू करो और वहां से जो है वो वापस शेयर कैपिटल जो वो ले आओ। हमने कहा नहीं, हमें ये तो पसंद नहीं। तो उन्होंने कहा अगर आप ये नहीं करना चाहते तो उस केस के अंदर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। आप जितनी जितनी आपकी शेयर कैपिटल कम होगी, उतना आपको क्या करना है, फ्री रिजर्व से लेके सीआरआर में ट्रांसफर करना है। हमने इनसे पूछा, पहली बात तो ये बताओ भाई, तुम्हारे दिल के अंदर ये ऐसी बातें आ क्यों रही कि फ्री रिजर्व से जो है वो पैसा लेके सीआरआर के अंदर। दोनों हो सकते हैं, दोनों। अब समझिएगा, ये अपन पढ़ के एक एग्जांपल करके फिर जो सीधा जो सेक्शन 68 है उसी को पढ़ लेंगे। सेक्शन 68, 69 और 70 जो है वो पढ़ लेंगे, फिर नोट्स देखेंगे ना। अब यहाँ पर ये ऐसा कह क्यों रहे कि फ्री रिजर्व से लेके सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करें, तो उन्होंने कहा देखो अल्टीमेटली ये चीज है कि भाई जो भी जैसे डिबेंचर ही मानते लोन देने वाले ना, अभी डिबेंचर ही है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो उन्होंने कहा कि इनकी एक तरीके का आप सेफ्टी का काम कर रहे हो, तो आपकी जो है वो ये अमाउंट कम नहीं होना चाहिए, आपका अमाउंट जो वो ये रहना चाहिए। हमने कहा प्री रिजर्व लिख रहे थे, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में था। सीआरआर लिखेंगे, वो भी जो है वो क्या है, वहीं पर तो जा रहा है ना, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। प्री रिजर्व जो है, समझिएगा, प्री रिजर्व जो है वो भी तो रिजर्व एंड सरप्लस में है, रिजर्व एंड सरप्लस में है, ठीक है। और सीआरआर भी आएगा तो ये भी तो यहीं पर आएगा ना। इसमें फर्क क्या है कि फ्री रिजर्व में पड़ा है या सीआरआर में पड़ा है। आप ये क्यों पढ़े हैं कि इतना अमाउंट जो मैं फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से लेके सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना होगा, समझिएगा। उसका कारण क्या है, फ्री रिजर्व जो है वो कौन होते हैं या किसे जो हम फ्री रिजर्व कहते हैं, तो जो डिविडेंड का सेक्शन है वो क्या कहता है, फ्री रिजर्व, हाँ फ्री रिजर्व जो है वो रिजर्व है
जो फ्रीली अवेलेबल है डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अगर आपका अमाउंट फ्री रिजर्व के अंदर पड़ा है तो कल को आप इससे क्या कर सकते हो, डिविडेंड के रूप में से बांट सकते हो। लेकिन अगर आपने सीआरआर के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक यूज हो सकता है बोनस शेयर इश्यू करने में। बोनस शेयर इश्यू करोगे तो भी ये क्या रहेगी, एक तरीके के परमानेंट कैपिटल के रूप में रहेगा। सीआरआर के रूप में है तो भी ये क्या रहेगा, एक तरीके से परमानेंट कैपिटल के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर आपकी ये वाला जो है रिजर्व, ये कल को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम नहीं आएगा। ये एक तरीके से जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी रह रही थी पहले, वैसा वैसा जो अब ये क्या रहेगा, सीआरआर भी वहां पर पड़ा रहेगा। कल को आप अगर इस सीआरआर को हटाना चाहोगे तो उस सीआरआर को हटा के आप क्या करोगे, बोनस शेयर में यूज कर सकते हो उसको सिर्फ। और बोनस शेयर के अंदर यूज करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, वहां पर सीआरआर की जगह इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो इस वजह से क्या कहा गया, जितना नॉमिनल वैल्यू कम हो रहा है उतना अमाउंट या तो नया शेयर कैपिटल ले आओ, या फिर क्या करो, हमें उतना अमाउंट फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से लेके सीआरआर के अंदर ट्रांसफर कर दो, ताकि क्या हो जाएगा, ये फिर फ्रीली अवेलेबल नहीं रहेगा। समझ आ रही है बात? क्या ये बात समझ आ रही है? यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए पहले तो। अब ये दोनों जो इक्वेशन है वो साथ में ट्रिगर करती है, तो एक साथ में कैसे, समझिएगा दोनों में प्रॉब्लम क्या आती है, किस तरीके से आती है। ये कह रहा है कि जब भी आप शेयर बायबैक करोगे तो जितना नॉमिनल वैल्यू में कम होगा उतना आपका क्या होगा, फ्री रेजर से सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना होगा। दूसरा कह रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो बायबैक के बाद में 2:1 होना चाहिए, जिसमें हमने कहा कि इक्विटी का मतलब क्या, तो उन्होंने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जैसे ही सीआरआर के अंदर ट्रांसफर होगा, जैसे ही सीआरआर के अंदर ट्रांसफर होगा तो वो कहां से होगा, फ्री रिजर्व से ट्रांसफर होगा। फ्री रिजर्व से जैसे ही कुछ अमाउंट ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर इक्विटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इक्विटी की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, इस वजह से क्या होगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो की कैलकुलेशन जो वो चेंज हो जाएगी। समझ आ रही बात? क्योंकि यहाँ पर डेब्ट इक्विटी रेशियो में इक्विटी का मतलब क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर फ्री रिजर्व से कुछ भी अमाउंट जो कहीं जाएगा, जैसे सीआरआर के अंदर जा रहा है, तो फिर वो इक्विटी की डेफिनेशन में रहेगा नहीं, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो की कैलकुलेशन क्या होगी, चेंज होगी। ये कह रहा है कि बायबैक के बाद में डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है। और ये कह रहा है कि जैसे ही बायबैक करते हो उतना जितना नॉमिनल वैल्यू में कमी आ रही है उतना जो क्या करो, हमें फ्री रिजर्व से सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करो। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसको समझ आए। क्वेश्चन लिखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बायबैक प्राइस जो वो 30 रुपीज है। और जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है,
हाँ ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन समझ आ जाएगा, कुछ नहीं दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी है, आराम से समझिएगा ना। अपन इसको नहीं तो उसमें क्या है कि जो बातें जो है वो पूरी थियोरेटिकल हो रही थी, इस वजह से अपन इसको एक प्रैक्टिकल इस एग्जांपल के साथ करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो अपने पास तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन जो है उनके हिसाब से, तीनों के हिसाब से चेक करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल जो 10 रुपए की है, मतलब 10 रुपए का एक शेयर है और 330 रुपए का है, 330 रुपीज इन करोड़ इन लाइक्स जिसमें मानना चाहो उतना मान सकते हो। फ्री रिजर्व जो है वो है हमारे 330 रुपए के, ठीक है, अपन रुपए में ही मानते हैं ताकि आसान रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के पास है 90 रुपए का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व जो उन्होंने बना रखा है 180 रुपीज का, और उन्होंने कहा है कि हम बायबैक करेंगे कितने में, 30 रुपीज के अंदर करेंगे। तीन केस है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो है वो डेप्ट हमारा 1200 हो तो क्या, 1500 हो तो क्या, और 1800 हो तो क्या। अब हमसे ये कंपनी जो है वो जानना चाहती है कि सर बताइए हम मैक्सिमम बायबैक जो है वो कितना कर सकते हैं। हमने सबसे पहले जो है अपना टेस्ट जो है वो रन किया, कौन सा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। हमने कहा कि आपके मार्केट के अंदर शेयर कितने हैं, आपके मार्केट के अंदर शेयर कितने हैं। उन्होंने कहा देखो 330 रुपए का एक शेयर जो 10 रुपए का, मतलब कि शेयर कितने हैं, 33 शेयर हमारे मार्केट के अंदर है। उन्होंने कहा इस 33 शेयर का आप कितना कर सकते हो, इंटू 25%, कितना, 8.25, कितना कर सकते हो, 8.25। हाँ ये 30 रुपए, 30 रुपीज है ना। यहां तक की बात समझ आ रही है भाई? क्लियर है? पहला टेस्ट हमने रन किया बहुत आसानी से कि भाई मार्केट में तुम्हारे शेयर कितने रहे, इन्होंने कहा 33 शेयर है, ठीक है, इन लैक्स में मान लो है ना कि 33 लाख शेयर है, कि 33 लाख का 25% कर दो, 8.25 लाख रुपए जो 8.25 लाख शेयर जो आप क्या कर सकते हो, बाय बैक कर सकते हो। उन्होंने कहा ये तो अभी एक टेस्ट हुआ है। दूसरा टेस्ट क्या कहता है, दूसरा टेस्ट का नाम है रिसोर्स टेस्ट। ये क्या कहता है, रिसोर्स टेस्ट क्या कहता है, ये कहता है कि बायबैक के लिए आप रिसोर्सेज कितने इस्तेमाल कर सकते हो, वो है आपके इक्विटी का 25% जो है वो यूज कर सकते हो। हमने कहा कि इक्विटी का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहां मैं इस पूरे सेक्शन के अंदर इक्विटी जब भी बोलूंगा तब उस इक्विटी को इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो माना जाए, इस तरीके से आप करोगे कैलकुलेशन। हमने कहा ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। कितना बनता है, 330 प्लस 330 प्लस उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कितना है, 90 है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व जो है फ्री रिजर्व है क्या, नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के अंदर अपन ये वापस जो रिजर्व कौन कौन से किस कैटेगरी में, उनको एक बार सारा कंबाइन करके लिख देंगे और उसके यूज भी जो है वो साथ में लिख देंगे ताकि सारे कंपेरेटिव हो जाए। 330 330 और 90 कितने हो गए, 750, कितने, 750, ठीक है। ये क्या कहता है रिसोर्स टेस्ट, कि आप अमाउंट कैन बी यूज, कितना अमाउंट यूज किया जा सकता है, इस 750 का 25% अमाउंट जो वो यूज किया जा सकता है। 750 इंटू 0.25 कितना, 187.5 जो क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। क्लियर है? कितना,
187.5 रुपीज जो है वो यूज किया जा सकता है बायबैक के लिए। हम तो किस में कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। भाई यहाँ शेयर्स किए तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, पता करेंगे कि कितने शेयर्स जो बायबैक किए जा सकते हैं। शेयर्स बायबैक किए जा सकते हैं, कितने किए जा सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है 187.5 डिवाइडेड बाय एक शेयर बायबैक करने में 30 रुपए लगते हैं, तो ये हो गया 187.5 डिवाइडेड बाय 30, 6.25। यहां तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्या यहां तक किसी को कोई भी तरीके का डाउट है तो बताइए। यहां तक की बातें क्लियर है, यहां तक की बातें क्लियर है। पहला हमने कहा कि जितने शेयर आउटस्टैंडिंग है उसका 25%। दूसरा हमने कहा कि रिसोर्स टेस्ट जितना इक्विटी है उस इक्विटी का 25% बायबैक के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो वो आया 187.5। और 187.5 के अंदर अपन कितने शेयर बायबैक कर सकते हैं, तो 187.5 डिवाइड बाय 30 कितने, 6.25। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ा जा सकता है। अब तीसरा समझिए। तीसरे में अपन तीनों केस जो साथ में डिस्कस करते हैं, केस ए, केस बी और केस सी। ठीक है। डेप्ट जो है वो कितना है, पहला केस कह रहे थे कि अपन मान लो 1200 हो तो क्या, 1500 हो तो क्या, और 1800 हो तो क्या। ठीक है, तो अगर ये है तो इक्विटी रिक्वायर्ड आफ्टर बायबैक। ठीक है, यहाँ इक्विटी का मतलब हर जगह ही है वैसे, बस सिर्फ आपको एक बार याद दिला रहा हूँ, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम हर जगह इक्विटी जब भी यूज करो तो इसका आधा कम से कम इक्विटी होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 600। इसका आधा कम से कम कितना होना चाहिए, 750। इसका आधा कितना होना चाहिए, 900। क्लियर है। अब समझिएगा, प्रेजेंट इक्विटी आज की कितनी है अपनी, 350, 350 हो गया था, 660 और 90, 750, कितना है, 750। ठीक है, पहले केस में क्या हम बायबैक कर पाएंगे क्या, क्या पहले वाले केस में हम बायबैक कर पाएंगे क्या, क्या हम पहले केस के अंदर बायबैक जो है वो कर सकते हैं क्या, इस वाले केस में क्या बायबैक कर पाएंगे क्या। अरे भाई यस कैसे कह रहे हो, अच्छा सॉरी, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ओके ओके ओके, पहले वाले केस में बायबैक कर सकते हो क्या, बिल्कुल सही भाई। पहले वाले केस में बायबैक किया जा सकता है क्या, यस किया जा सकता है। दूसरे वाले में किया जा सकता है क्या, क्या सेकंड केस में बायबैक कर सकते हैं क्या, सेकंड वाले केस में बायबैक कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, रीजन क्या है कि बायबैक करने के बाद में आपकी इक्विटी कितनी होनी चाहिए, 750।
अभी है कितनी 750, ठीक है, कम से कम 750 होनी चाहिए। अभी आपकी है ही कितनी 750, 1 रुपए का भी बायबैक किया तो ये 750 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही कितनी है 750। तो यहाँ बायबैक हो सकता है क्या, नो। यहाँ हमारी 750 है इक्विटी, और वो क्या है कि बायबैक के बाद कम से कम हमें 900 रुपए की इक्विटी चाहिए। ये कह रहे हैं हम तो पहले ही हमारी हालत जो है वो सही नहीं है, क्योंकि अपने पहले से इक्विटी कितनी है 750, जबकि रिक्वायरमेंट कितने के है 900 के। तो यहाँ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना अवेलेबल है 150, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना अवेलेबल है 150 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा है, जो बायबैक के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। कि अभी इक्विटी अपनी 750 है, इसको कम करके 600 रुपए तक किया जा सकता है, मतलब कि 150 रुपए जो हमारे एक्स्ट्रा पड़े हैं, जिसको अपन क्या कर सकते हैं इक्विटी के लिए, इक्विटी को बायबैक के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कितने पड़े एक्स्ट्रा, 150 पड़े। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, दो चीजें हैं कि जैसे ही आप बायबैक करोगे, जैसे ही बायबैक करोगे आपको क्या करना होगा, जो नॉमिनल अमाउंट है, यहाँ पर नए शेयर तो कुछ इश्यू कर नहीं रहे, तो जो नॉमिनल अमाउंट है कम होगा उतना फ्री रेजर से सीआरआर में ट्रांसफर करना है। इस 150 में से बायबैक भी करना है, और इस 150 में से देखो, इस 150 में से बायबैक भी करना है, और इस 150 में से अपने को क्या करना है, फ्री रेजर से सीआरआर में भी ट्रांसफर करना है। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, एक कह रहा है कि जितना नॉमिनल वैल्यू कम होगा उतना क्या करना है आपको, फ्री रेजर से सीआरआर में ट्रांसफर करना है। जैसे फ्री रेजर से सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करोगे, आपकी इक्विटी जो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ आ रही बात? तो बायबैक के अंदर जैसे ही बायबैक करोगे तो अमाउंट बायबैक के लिए इस्तेमाल होगा, उसके अलावा साथ ही साथ क्या होगा, कुछ अमाउंट जो वो सीआरआर के अंदर भी ट्रांसफर होगा। यहां तक की बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब इस 150 से दोनों काम करने हैं, बायबैक भी करना है और फ्री रिजर्व से सीआरआर के अंदर भी ट्रांसफर करना है। अब फिर कैसे करें? तो अपने को पता है कि ये जो 150 रुपए, देखो कई लोग जो है वो इसको क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, बाकी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही आसानी से। भाई अपने पास अल्टीमेटली 150 रुपए, बायबैक के लिए अगर अपन 30 रुपए इस्तेमाल करेंगे, बायबैक के लिए अगर 30 रुपए इस्तेमाल करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू में कितने की कमी आएगी? देखो, अगर शेयर बायबैक करोगे, शेयर कितने का है, 30 रुपए का है, और इसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी, वही होगी, सेम ही होगी, 10 रुपए है। फेस वैल्यू तो कितनी है, 10 रुपए। 30 रुपए बायबैक के लिए इस्तेमाल करोगे, जब 30 रुपए एक शेयर बायबैक करोगे, एक शेयर जब बायबैक करोगे, एक शेयर जब आपने बायबैक किया तो बायबैक में अमाउंट कितना गया, बायबैक में अमाउंट कितना गया, 30 रुपए गया, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपका फ्री रिजर्व से सीआरआर में कितना गया, 10 रुपए। 10 रुपए ट्रांसफर करना होगा, क्यों, 10 रुपए फेस वैल्यू कम हो जाएगी। शेयर अगर आप 2 करोगे तो उस केस के अंदर बायबैक में कितना जाएगा, 30 × 2 60, और वहां कितना जाएगा, 10 × 2 20। अगर शेयर आप 3 बायबैक करते हो तो उस केस के अंदर बायबैक में कितना पैसा जाएगा, 90, तो यहाँ कितना जाएगा, 30। क्लियर है? उसी तरीके से अगर आपके पास 150 रुपीज है तो 150 में से अगर 30 रुपीज बायबैक में जाएंगे तो 10 रुपए जो किस में जाएंगे, सीआरआर के अंदर ट्रांसफर होंगे। तो इस 150 को अपने को क्या करना होगा, दो अमाउंट में बांटना होगा। एक किसके लिए, बायबैक के लिए, कितना है जो कि 30 है, और एक जो है वो किसके लिए, फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर
करने के लिए। पूरा एक बार वापस समझेंगे इसको, ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड। देखो भाई, अपने को ये पता है कि अपने पास एक्स्ट्रा इक्विटी कितनी है, 150 है। ठीक है, एक्स्ट्रा इक्विटी अपने पास कितनी है, 150। इसी इक्विटी में से अपने को क्या करना है, बाय बैक करना है। लेकिन जैसे ही बाय बैक करोगे वैसे ही आपकी क्या होगी, बाय बैक करते से आप एंट्री क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बाय बैक टू इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, यही करोगे। समझ आ रही बात। तो जैसे ही आप बाय बैक करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक सेक्शन इसका, इस सेक्शन के अंदर एक क्लोज कहता है कि जैसे ही, या सॉरी सीआरआर के लिए जो है वो सेक्शन 69 है, वो क्या कहता है, 68 में बात की गई पर अलग से 69 उसका पर्टिकुलर है। जैसे ही आप जो है, आपकी नॉमिनल वैल्यू कम होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगी, उतना अमाउंट हमें क्या करना है, फ्री रिजर्व से लेके जो किस में ट्रांसफर करना है, सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना है। तो जैसे ही आप बायबैक करोगे, बायबैक करते से ही क्या होगा, 30 रुपए का आप बायबैक करोगे तो 10 रुपए कहाँ चले जाएंगे, आपको 10 रुपए आपके फ्री रिजर्व से सीआरआर में जाएंगे। और फ्री रिजर्व से सीआरआर में जाना मतलब कि इक्विटी की जो कैलकुलेशन है इस सेक्शन के हिसाब से, इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, उससे बाहर जाना। तो 30 रुपए का अगर बायबैक करोगे तो 10 रुपए आपके कहाँ होंगे, फ्री रिजर्व से सीआरआर के अंदर ट्रांसफर होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है। अगर आप एक शेयर बायबैक करोगे तो 30 रुपए आपका बायबैक में इस्तेमाल होगा, तो 10 रुपए आपका किस में चला जाएगा, सीआरआर में चला जाएगा। अगर आपके पास टोटल 150 है, एक्स्ट्रा अमाउंट अवेलेबल है किसके लिए, बायबैक के लिए, तो आप बायबैक के लिए कितना इस्तेमाल कर सकते हो, 150 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 40। और यहाँ कितना कर सकते हो, 150 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40। एक 112.5 और यहाँ कितना हो जाएगा, 150 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40। भाई समझ आ रहा है ना, अरे कुछ तो बोलो। 37.5 समझ आ रही है बात, बायबैक के लिए। अब समझिएगा कैलकुलेशन किस तरीके से बैठेगी। 112.5 अगर आप अमाउंट अवेलेबल होगा आपके लिए बायबैक के लिए, तो आप नंबर ऑफ शेयर कितने बायबैक करोगे, नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितने करोगे, 112.5 डिवाइड बाय 30 आ जाएगा, आ जाएगा, कोई लोड नहीं है। 112.5 डिवाइड बाय 30, 3.75 शेयर्स जो क्या करोगे, बाय बैक करोगे। अब एंट्री से समझिएगा, इसकी एंट्री से समझिएगा किस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर आप 3.75 शेयर जो बाय बैक करोगे तो उस केस के अंदर आप एंट्री क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 3.75 इंटू 10, 37.5। और उसके बाद में आप क्या करोगे, प्रीमियम ऑन बायबैक जो कि कितना है, 3.75 इंटू 10 का शेयर 30 में कर रहे हो तो आपका कितना हो जाएगा, 20 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा। ये कितना हो गया, 75 टू इक्विटी शेयर होल्डर जो कि कितना हो गया, 75 प्लस 37.5, 112.5। ठीक है, फिर उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 112.5, 112.5। उसके बाद में ये जो है प्रीमियम में इसको भी राइट ऑफ करना होगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल कम कितने की हुई है, 37.5। उतना अमाउंट क्या करना है, या तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर फ्री रिजर्व से कहीं से भी लेके जो क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है सीआरआर के अंदर। अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम में जो है वो कितना है, 90 रुपए पड़ा है। इस वजह से अपन क्या कर देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना लेना है अपने को, 37.5 की जरूरत है, तो ये 37.5।
टोटल 90 था, 90 में से 37.5 जो वो यहाँ यूज हो गया, बाकी कितना बचा 52.5। कितना बचा 52.5 सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके अलावा ये प्रीमियम ऑन बायबैक, इसको भी राइट ऑफ करना होगा। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का ही इस्तेमाल करेंगे, क्यों फ्री रिजर्व से जो है इसके यूज जो वो लिमिटेड है। टू प्रीमियम ऑन बायबैक कितने का है 75 का, ठीक है। 90 में से वो कितना बचा 52.5 बचा है, तो 52.5 तो सिक्योरिटी प्रीमियम बचा हुआ है वो ले लेंगे, और बाकी का फ्री रिजर्व से ले लेंगे। कितना है 75 माइनस 52.5, 22.5 यहां से ले लेंगे। अब एक बार वापस पूरी कैलकुलेशन देखिएगा, इस पूरी कैलकुलेशन का लास्ट नतीजा क्या हुआ है वो समझिएगा। आपके जो है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके अलावा फ्री रिजर्व, और उसके अलावा ये सिक्योरिटी प्रीमियम था, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था 330 था, फ्री रिजर्व 330 था, और ये जो था 90 था। इक्विटी शेयर कैपिटल आपने कितने से कम किया था यहाँ पर 37.5। इक्विटी की डेफिनेशन में ये 3 ही है, तो यहाँ पर आपने क्या किया इसमें से 37.5 आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो चुकी है, ठीक है। इस वाले में आपने पेमेंट किया, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना कम हो चुका है 37.5, ठीक है। उसके बाद में फ्री रिजर्व से कितना कम हो चुका है 22.5। कितना हो चुका है 22.5। तो ये कितना बचा है देखो 330 माइनस 37.5, ये बचा है 292.5। ये कितना बचा है 330 माइनस 22.5, 307.5 प्लस 92.5, ठीक है। ये कितना है, ये कितना बचा है, अच्छा ये तो 2 बार यूज हुआ है ना 37.5 और 52.5, ये कितना बचा है 0। इन तीनों का टोटल करो कितना आ रहा है 600 आ रहा है, ठीक है। इन तीनों का टोटल करो कितना आ रहा है 600। और अपने को बाय बैक के बाद में मिनिमम इक्विटी चाहिए कितनी की जरूरत थी, कहाँ गया ये वाला केस, हाँ मिनिमम इक्विटी कितनी चाहिए थी 600 रुपए ही चाहिए थी। तो ये 600 जो क्या होगी आपके इस तरीके से कैलकुलेट होगी। अब एक बार इसको पूरे को जो एक साथ समझिएगा ताकि आराम से समझ आ जाएगा। एकदम रिलैक्स होके बैठो और फिर जो पहले इसका पूरा प्रोविजन सुनो, फिर जो अपन इसकी बात करते हैं। देखो क्या कहा गया है, कहा ऐसा गया है कि जब भी बायबैक करोगे आप, तो बायबैक कर रहे हो उस टाइम 2 कंडीशन है, जिसमें से एक तो टेस्ट वाली कंडीशन है और एक अलग से एक्स्ट्रा दे रखी है। टेस्ट वाली कंडीशन क्या कहती है कि जब बायबैक पूरा हो जाए, जब बायबैक कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद में आपकी जितना डेप्ट है उसका आधा इक्विटी होना चाहिए। अगर आपका डेप्ट 1800 का है तो आपका इक्विटी 900 का होना चाहिए। अगर आपका डेप्ट 1200 का है तो आपकी इक्विटी उसके बाद में 600 होनी चाहिए। अगर आपका डेप्ट जो 1500 है तो आपका इक्विटी 750 होना चाहिए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको प्रेजेंट इक्विटी हमारी अभी कितनी है उससे कंपेयर कर लेंगे, और उसको कंपेयर करके देख लेंगे कि कितना एक्स्ट्रा है उतना बायबैक कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन एक इसके अलावा एक और कंडीशन है कि जब भी हम शेयर बायबैक करते हैं ना, तो उस केस के अंदर जितने का नॉमिनल वैल्यू कम होता है, जितने का नॉमिनल वैल्यू कम होता है, उतना अमाउंट आपको क्या करना होगा, अपने फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से लेके सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना होगा। हमने कहा जैसे ही हम अमाउंट जो है वो फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से लेके सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करेंगे, वैसे ही जो हमारा क्या हो जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो में। डेब्ट इक्विटी रेशियो तो कब का पूछ रहा है बायबैक कंप्लीट होने के बाद में, तो वैसे ही डेब्ट इक्विटी रेशियो में जो इक्विटी की कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि
जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान ही रखिए। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि आप शेयर बायबैक करते हो तो इसमें आपको इतना तो पता है कि एक नॉमिनल वैल्यू जो कितना कम हो रही है और बायबैक के लिए कितना इस्तेमाल हो रहा है। हमने कहा हाँ हमें ये तो पता है कि भाई 30 रुपए जो है वो बायबैक के लिए यूज होंगे अगर एक शेयर हम बायबैक करते। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, एक शेयर बायबैक करेंगे वैसे ही हमारा 10 रुपए का नॉमिनल वैल्यू जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर आपके पास 40 रुपए ना, तो 40 रुपए में एक ही शेयर बायबैक करना, ऐसा नहीं कि 40 डिवाइडेड बाई 30 कर दो और उतने शेयर बायबैक कर दो। हमने कहा क्यों, उन्होंने कहा कि 40 में से अगर 30 रुपए बायबैक के लिए इस्तेमाल करोगे ना, तो 10 रुपए आपके फ्री रिजर्व से जो कहाँ ट्रांसफर होंगे, सीआरआर के अंदर ट्रांसफर होंगे। हमने कहा बात तो सही है। तो पूछा कि भाई इसमें एक्स्ट्रा कितना है, तो उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा जो है इसमें 150 रुपए जो है एक्स्ट्रा है। तो उन्होंने कहा कि 150 में से 30 रुपए बायबैक के लिए इस्तेमाल होंगे, तो 10 रुपए आपके किसके लिए इस्तेमाल होंगे, फ्री रिजर्व से सीआरआर के अंदर ट्रांसफर होने के लिए जो है वो इस्तेमाल होंगे। तो इस 150 को आप क्या कर दीजिए, 30 और 10 के रेशियो में बांट दीजिए। हमने उसको 30 और 10 के रेशियो में बांटा तो यह है 112.5 और 37.5। तो उन्होंने कहा कि देखो 112.5 रुपए में जितने शेयर बायबैक कर सकते हो ना उतने शेयर बायबैक कर दो। हमने कहा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि 112.5 रुपए में जो जितने शेयर बायबैक करोगे उसमें जो नॉमिनल वैल्यू कम होगी वो कितनी होगी, 37.5 की। तो ये आपके 37.5 एक साइड में पड़े, इनको लेके आप कहाँ ट्रांसफर कर दीजिएगा, फ्री रिजर्व से सीआरआर के अंदर। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो हमने 112.5 डिवाइडेड बाय 30 के हिसाब से शेयर कैलकुलेट किए तो 3.75 जो वो शेयर आए। तो हमने 3.75 शेयर को जब हम बायबैक करेंगे तो 3.75 इंटू 10 मतलब कि 37.5 की इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगी। अब ये कम होगी तो उतना अमाउंट आपको क्या करना है, फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करना है, जो कि आपने अलग से रख रखा है। समझ आ रही बात, पूरा का पूरा 150 जो वो बायबैक के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो, बायबैक के लिए 112.5 इस्तेमाल कर रहे हो, 37.5 जो आपने अलग से रखा है वो किसके लिए, फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 37.5 से कम हुई और 75 रुपए का उस पर प्रीमियम, तो इक्विटी शेयर होल्डर को देने 112.5, ये 112.5 उनको भुगतान किया, पूरा पेमेंट किया। उसके बाद में जितनी आपकी शेयर कैपिटल कम हुई है उतना आपको सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व से लेके सीआरआर में ट्रांसफर करना, जो कि कितना हुआ 37.5। ये 37.5 हमने सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है इसको भी तो राइट ऑफ करना होगा भाई। आज के टाइम में फिक्टिस एसेट के लिए अलाउ वैसे भी नहीं कर रखा है और इसको राइट ऑफ जो है वो डेबिट करके छोड़ तो सकते नहीं, तो इसको भी राइट ऑफ करना होगा। हमने कहा कि इसको किसके अगेंस्ट राइट ऑफ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि वही सिक्योरिटी प्रीमियम और जो आपके फ्री रिजर्व है उसके अगेंस्ट में। तो ये 75 रुपए राइट ऑफ करने, तो 75 रुपए राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो टोटल कितना था, 90 था, उसमें 37.5 यहाँ इस्तेमाल हो गया, बाकी बचा 52.5 वो इस्तेमाल कर लिया और बाकी का जो फ्री रिजर्व इस्तेमाल किया। सर हमने पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है। अभी बताते हैं कितना हुआ, ये 75। समझ आ रही बात। उसके बाद में हमने कैलकुलेशन चेक की कि क्या सही है या नहीं है। तो 330 रुपए है, उसमें से 37.5 जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल कम हुई है, फ्री रिजर्व जो थे उसमें से 22.5 के फ्री रिजर्व कम हुए और ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। इनका टोटल किया तो 600 और बायबैक के बाद हमारी इक्विटी कितनी चाहिए थी, 600। अब 30 और 10 का रेशियो क्या है, तो भाई देखो शेयर की बायबैक प्राइस कितनी है, शेयर की बायबैक प्राइस कितनी है, 30 रुपीज है, और शेयर की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। ये 30 रुपए ये यहाँ से बायबैक प्राइस है और ये 10 रुपए इसकी नॉमिनल वैल्यू। अगर आप एक शेयर बायबैक करोगे तो पैसा कितना चाहिएगा, 30 रुपए। बायबैक के लिए पैसा कितना चाहिएगा, बायबैक जो है उसके लिए अमाउंट कितना चाहिएगा, देखो बायबैक करोगे तो बायबैक के लिए 30 रुपए चाहिएगा भाई आपको। अल्टीमेटली तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम ऑन करके जो है वो टू इक्विटी शेयर होल्डर करोगे, वो कितने से करोगे, इस 30 रुपए से करोगे। समझ आ रही बात भाई, 10 ये और 20 ये टोटल कितने, 30 रुपए से करोगे। तो ये कह रहा है कि 30 रुपए एक का एक शेयर जब बायबैक करोगे ना,
उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली उसी टाइम आपको क्या करना होगा, आपके फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करना होगा। अगर एक शेयर बायबैक करते हो तो हमने कहा कितना, तो उन्होंने कहा कि आपके जितने की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। हमने कहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल को अकाउंट को तो डेबिट, उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है या जो उसके शेयर की फेस वैल्यू उतने से कम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 10 रुपए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 40 रुपए हो, अगर आपके पास 40 रुपए हो और आपसे पूछा जाए कि कितने शेयर बाय बैक कर सकते हो, तो 40 डिवाइडेड बाय 30 मत कर दीजिएगा। हमने कहा क्यों, क्योंकि 40 डिवाइडेड बाय 30 किया तो आप क्या कर दोगे, आप कहोगे कि हम 1.33 शेयर जो बाय बैक करेंगे। अब 1.33 शेयर बाय बैक करोगे तो 1.33 इंटू 30 जो है वो पूरा का पूरा यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा 40 रुपए। तो फ्री रिजर्व से सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करोगे तो फिर आपका फ्री रिजर्व और एक्स्ट्रा कम हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो उसने कहा कि अगर आपके पास 40 रुपए हो तो उस 40 रुपए को पहले तो दो भागों में बांटिए। हमने कहा दो भागों में कैसे, तो उन्होंने कहा कि इस 40 रुपए में से कितना पैसा जो है वो आप बायबैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हमने कहा कि 30 रुपए बायबैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही 30 रुपए का एक शेयर बायबैक करोगे आपको फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व से सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना होगा, फ्री रिजर्व से सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना होगा, तो 10 रुपए। तो 30 और 10 के रेशियो में आपको बांटना होगा। 40 डिवाइडेड बाय 30, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 40, 10 डिवाइडेड बाय 40। तो कितना आ रहा है, ये अमाउंट कितना अवेलेबल आ रहा है बायबैक के लिए, 30 रुपए, ताकि आपका 10 रुपए अपने आप से सीआरआर के अंदर चला जाए। तो ये जो है ये किसका रेशियो है, बायबैक का और उसकी नॉमिनल वैल्यू का। जो आपके पास अमाउंट अवेलेबल है या जो आपके पास अमाउंट एक्स्ट्रा अवेलेबल है, उसमें अगर शेयर बायबैक करोगे तो बायबैक के लिए जो इस्तेमाल होगा उसी टाइम साथ ही साथ आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितनी इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगी उतना आपको क्या करना है, फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करना है। गुड मॉर्निंग जी। उतना अमाउंट आपको क्या करना है, फ्री रिजर्व से सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना है। फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करोगे तो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो में तो क्या चाहिए कि ये सब करने के बाद में डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए, जबकि वो तो बात चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्री रिजर्व से जैसे ही सीआरआर में ट्रांसफर करोगे वो इक्विटी जो है उसकी कैलकुलेशन तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि शुरू से ही ध्यान रखिएगा, जितना आपके पास एक्सेस अमाउंट है वो पूरा का पूरा बायबैक में मत इस्तेमाल कर लीजिएगा। शुरू से ही ध्यान रखिएगा कितना बायबैक के लिए इस्तेमाल करना है और कितना सीआरआर में ट्रांसफर करना है। तो हमें पता है अगर 30 रुपए बायबैक में लगेंगे तो 10 रुपए आपके सीआरआर में जाएंगे। समझ आ रही बात। तो जो टोटल अमाउंट है जैसे 150, उसको 30 और 10 के रेशियो में बांट दो कि भाई 30 रुपए बायबैक के लिए इस्तेमाल होंगे और 10 रुपए सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए होंगे। तो हमने क्या किया, ये कैलकुलेट किया था कि भाई 112.5 रुपए जो है वो बायबैक के लिए इस्तेमाल होंगे और 37.5 जो है वो आपके इसमें सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होंगे। क्या ये बात समझ आई, क्या ये पॉइंट समझ आया। यहां तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। यहां तक में कोई डाउट हो। यहां तक में कोई डाउट है क्या।
अरे नहीं, लाइट नहीं गई भाई, लाइट नहीं गई है, लाइट नहीं गई है। दोनों टेस्ट, दोनों नहीं, अल्टीमेटली तो इसमें देखो फिर तीनों टेस्ट होंगे, समझिएगा, तीनों ही टेस्ट होंगे। अब पहले टेस्ट के हिसाब से मान लीजिए, पहला टेस्ट कह रहा है कि आप कितने 8.75 शेयर्स जो बाय बैक कर सकते हो, दूसरा कह रहा है 6.66 शेयर्स जो बाय बैक कर सकते हो, तीसरा कह रहा है कि 5.2 शेयर्स बाय बैक कर सकते हो। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 5.2 ही कर सकते हो। कितना, 5.2 शेयर्स ही बाय बैक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। समझ आ रही बात भाई? पहली कंडीशन कह रही है कि हम अलाउ करते हैं कि 8.75 तक कर दो, दूसरी कह रही है कि हम अलाउ करते हैं 6.66 तक कर दो, तीसरी कह रही है हम अलाउ करते हैं 5.26 तक करो। अपने को तो तीनों की बात माननी है, और जब ये 5.26 तक ही कर रहा है तो अल्टीमेटली अपन बायबैक कितना कर रहे हैं। समझ आ रही बात? तो जो कम होगा वही अलाउ होगा। पढ़े अब इसका सेक्शन, सेक्शन पढ़े। देखो, शुरुआत कहां से हुई है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि इस पूरे कानून में कहीं और कुछ भी लिखा है उसकी बात नहीं सुने, सिर्फ मेरी बात सुने। क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू दिस एक्ट, इसके अगेंस्ट में दूसरी एक लैंग्वेज यूज होती है कि विद सब्जेक्ट टू दिस एक्ट, कि इस एक्ट में कहीं और कुछ कहा गया है तो उसकी बात सुन लेना, नहीं तो मेरी बात सुनना। और ये जो है नॉट विद स्टैंडिंग जब लिखा होता है, मतलब ये क्या कह रहा है, ये एक तरीके का हार्ड जो है वो सेक्शन है। ये कहता है कि बाकी कहीं पर कुछ भी लिखा है उसकी बातें नहीं सुननी है एक्ट के अंदर, और मेरी बातें सुननी, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2। लेकिन सब सेक्शन 2 के अंदर अगर कुछ लिखा है और मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं तो सब सेक्शन 2 की बात सुन लेना। ए कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, कहां से कर सकती है, आउट ऑफ तीन चीजों से, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, और प्रोसीड ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अब इससे क्या हुआ, और इसने खुद ने ही लिख दिया कि भाई इन तीनों में से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम का जो सेक्शन था उसके यूज का जो सेक्शन 52 बता रहा है, वो कह देता कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो उसके 4 यूज बताता और बायबैक ऑफ शेयर्स में उसका यूज नहीं बताता, तो क्या अपन यूज कर पाते क्या, तो भी कर पाते, क्योंकि ये किसके साथ शुरू हो रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। तो वो कह रहा है कि भाई बाकी कहीं कुछ भी लिखा हो, मैं कह रहा हूं जैसे ये काम करोगे आप। तो उसने कहा कि इट्स, कहां से, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, या फिर द प्रोसीड ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, या फिर दूसरे शेयर इश्यू करके जो वो उससे भी आप क्या कर सकते हो, इन शेयर का बायबैक कर सकते हो, और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, या फिर कोई सरकार जो है वो और स्पेसिफाइड कर दे तो उस केस के अंदर उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। Provided that no buyback of any kind of share or other specified securities shall be made out of the proceed of earlier issue of same kind of shares or same kind of other specified securities। इसका मतलब क्या है, आप अभी जो है वो क्या कर रहे हो, आपने कहा कि हम इक्विटी शेयर जो है बाय बैक करना चाहते हैं, और जस्ट उसके पहले कुछ समय में आपने क्या किया, इक्विटी शेयर जो वो इश्यू की। तो उन्होंने कहा कि पागल हो गए हो क्या भाई, कभी इश्यू करते हो कभी बायबैक करते हो, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने प्रोवाइडेड दैट नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर और एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ अर्लियर इश्यू ऑफ द सेम, अगर उसी काइंड की आपने पहले इश्यू की और उसी को अगर आप बायबैक करना चाहते हो तो ऐसा अलाउ नहीं करेंगे। नो कंपनी सेल परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अंडर सब सेक्शन 1 अनलेस, वो कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो अपने शेयर
जो है वो बायबैक नहीं कर सकती अनलेस मतलब कि उससे पहले उसको क्या करनी होगी, ये सारी कंडीशन जो वो सेटिस्फाई करनी होगी। वो कह रहा है सब सेक्शन 1 के अंदर बायबैक कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी होगी। इस सेक्शन ने शुरू में भी क्या कहा था कि इस एक्ट में बाकी कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो और मैंने लिखा है और हम दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर मेरी बात सुनना, लेकिन अगर मैं और इसका क्लोज 2 जो है हम दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करें तो क्लोज 2 का सुनना है। मतलब कि ये क्लोज 2 में जो कंडीशन दी है इनको आपको सेटिस्फाई करना ही होगा, तभी आप जो बायबैक कर पाओगे। ऑथोराइज बाय द आर्टिकल, कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या हो, लिखा हो कि हम बायबैक कर सकते हैं। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर नहीं लिखा हो तो क्या बायबैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर नहीं लिखा है तो उस केस के अंदर क्या बायबैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? उसके अलावा दूसरा क्या है, स्पेशल रेजुलेशन जो है वो जनरल मीटिंग के अंदर जो पास किया हो कि भाई हम जो है वो ये स्पेशल रेजुलेशन 2/3 के हिसाब से जो पास करते हैं कि बायबैक करना है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है तो उस केस के अंदर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। भाई दिख रहा है ना, विजिबल है, या मैं इसको थोड़ा और जो अभी सही दिख रहा है या पहले दिख रहा था बराबर? भाई कर पाओगे क्या बायबैक अगर कंडीशन दे रखी है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से जो है वो ऑथोराइज होना चाहिए, तो ऑथोराइज होना चाहिए मतलब कि होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो उस केस के अंदर कैसे करेंगे? तो पहले या तो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो उसको अल्टर करो अल्टर करो और उसके बाद में जो क्या करो बायबैक करो। जब तक अल्टर करके उसमें ये चीजें नहीं करोगे तब तक आप जो वो बायबैक नहीं कर पाओगे। स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा, जो मेंबर है उनको बुलाओ और उनको पूछो कि भाई हम बायबैक करना चाहते हैं, क्या बोलते हो, करें कि नहीं करें। अगर 2/3 लोग एग्री हो जाए तो उस केस के अंदर हम कहेंगे भाई स्पेशल रेजुलेशन पास हो गया, हम बायबैक कर रहे हैं। उसके अलावा क्या लिखा है, ये वाला जो क्लोज है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और ये जो जनरल मीटिंग और ये जो स्पेशल रेजुलेशन, उन्होंने कहा कि ये क्लोज नहीं लगेगा अगर आप अपने पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम के 10% या 10% से कम का बायबैक कर रहे हैं और बोर्ड जो है उसके लिए रेजोल्यूशन पास कर चुका है। तो उस केस के अंदर आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, एक छोटी जो है वो लिमिट दी, ताकि क्या हो, कल को बोर्ड को कुछ छोटा सा बायबैक करना हो तो उस केस के अंदर इतने सारे जो तामझाम नहीं करने पड़ेगी। भाई जनरल मीटिंग बुलाए, फिर मेंबरों से जो वोट करवाए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे, ये इस तरीके का नहीं करना पड़े। तो एक छोटी लिमिट दे रखी, अगर आप अपने पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का 10% से कम कर रहे हो और बोर्ड ने उसके लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो उस केस के अंदर फिर ये आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना और ये जो है वो जनरल मीटिंग बुलाना वगैरह ये सारी सारी करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा फिर उन्होंने क्या कहा, अब वापस मेन सेक्शन वापस आ रहा है। वो क्या कह रहा है कि बायबैक जो कितना होना चाहिए, 25% से कम होना चाहिए एग्रीगेट पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी, प्रोवाइडेड दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर विद रेफरेंस टू 25% इन दिस क्लोज शैल बी कंस्ट्रक्टेड विद रेस्पेक्ट टू इट्स। देखो ये उन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहले ही लिख दिया कि भाई मैं जब भी ये जो बात कर रहा हूं ना, ये कह रहा है कि जब यहां मैं बायबैक की बात कर रहा हूं इक्विटी शेयर की एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ये 25% किसकी होगी, इन रेस्पेक्ट ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल की होगी। ऑथोराइज वगैरह नहीं देखें, वैसे ऑथोराइज वगैरह का कोई मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो पेड अप है वही अपनी शेयर कैपिटल है, अपने बैलेंस शीट में भी अमाउंट अपन वही लिखते हैं। उसके बाद में उन्होंने लिखा है कि जो रेशियो है उनका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेब्ट ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक जो वो क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन द ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। उसके पेड अप शेयर कैपिटल और उसके दुगुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
उसके अलावा वो कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कभी चाहे तो उस केस के अंदर इस रेशियो को बढ़ा सकता है, 2 की जगह 3 कर सकता है अगर चाहे तो। फिर ये कुछ और कंडीशन दे रखी है कि जो शेयर बायबैक करो वो सारे के सारे क्या हो, फुल्ली पेड अप हो। जो शेयर बायबैक करो स्पेसिफाइड, अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है तो उस केस के अंदर स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने जो भी रेगुलेशन बना रखे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। समझ आ रही बात भाई? अगर आप लिस्टेड है तो उस केस के अंदर आपको उनके भी जो कानून कायदे वो भी मान लीजिएगा। हमने कहा ठीक। द बायबैक इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन क्लोज एफ इज इन अकॉर्डेंस विद सच एज में बी प्रेस्क्राइब। उन्होंने कहा कि ऐप के अंदर तो कौन सी लिस्टेड वाले जो कोई स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनको कहा कि भाई स्टॉक एक्सचेंज वालों से जो कंडीशन और देते हैं वो भी सेटिस्फाई कर देना। हमने कहा कि हम तो स्टॉक एक्सचेंज में है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि तो तुम यहाँ शांति से बैठो, ये जो मैं बता रहा हूँ वही रूल आपके लिए फाइनल है। हमने कहा ठीक। फिर उन्होंने लिखा प्रोवाइडेड दैट नो ऑफर ऑफ बायबैक अंडर दिस सबसेक्शन shall be made within a period of 1 year from the date of the closure of the preceding offer of buyback if any। अब आपने कहा कि ये लिमिट है 25% वाली, तो अपन एक काम करते हैं, ये अभी 25% बायबैक करते हैं, जैसे ही बायबैक कंप्लीट हुआ फिर जो अपन और 25% कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, एक बार बायबैक हो गया फिर 1 साल जो वो शांति से बैठ जाओ। फिर उन्होंने कहा कि जो नोटिस भेजते हो आप मीटिंग का मेंबर को, उसके अंदर पूरा डिटेल दे देना कि भाई क्यों बायबैक करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नेसेसिटी है, कितना हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है, बायबैक क्यों कर रहे हैं, ताकि वो डिसीजन लेने के लिए पहले से तैयार रहे। उसके बाद में क्या लिखा है, एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन 10% से कम वाले केस में जिस दिन पास हुआ है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको बायबैक क्या करना है, कंप्लीट करना है। बायबैक द बायबैक अंडर सबसेक्शन 1 मे बी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस। वो कह रहे हैं किन का बायबैक कैसे करें, तो उन्होंने कहा या तो आप अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको कह दो कि भाई आपके पास जिनके पास 5 शेयर है उसमें से एक एक शेयर दे दे, हर 5 पे एक शेयर जो हम बायबैक करना चाहते हैं। या फिर आप ओपन मार्केट के अंदर जाइए, अपने शेयर खरीदिए और उनको क्या कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। या बाय परचेजिंग सिक्योरिटी, या आपने एम्प्लॉय को ईसॉप वगैरह में स्वेट इक्विटी में दिया तो उनसे वापस खरीद सकते हो। Where a company proposes to buy back its own share or other specified securities under this section in pursuance to a special resolution under clause B or resolution under item 3 proviso, ये क्या कह रहा है, जब आप ये बायबैक कर रहे हो ना तो उस केस के अंदर अगर आप लिस्टेड हैं तो उस केस के अंदर सेबी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उनको एक डायरेक्टर के द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो है वो सबमिट करना होगा। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि हम जो है सॉल्वेंट है, हम हमारी लाइबिलिटी का भुगतान करने के लिए कैपेबल है, हम उसको आराम से भुगतान कर देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके का एक डिक्लेरेशन लिख के क्या करना होगा, आपको भेजना होगा। किनको भेजना होगा, अगर आप अनलिस्टेड है तो सिर्फ रजिस्ट्रार को, और अगर आप लिस्टेड है तो उस केस के अंदर रजिस्ट्रार और सेबी दोनों को जो वो आपको भेजना होगा कि हम जो है वो भाई अपन जैसे करवाते हैं ना ओबीसी सर्टिफिकेट, उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो वो करवाया जाता है। वो कह रहा है कि अगर आप अनलिस्टेड है तो ये करवाने की, भाई जहां डाउट आए वहां पूछते रहिएगा ना, क्योंकि ये थ्योरी है और अपन ने सारे प्रैक्टिकल पढ़ चुके हैं, तो इसमें आप ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। वेर ए कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इट सेल extinguish and physically destroy the share or security to be bought back within the 7 days। उसने कहा कि जो भी शेयर वगैरह खरीद आपने बाय बैक किए और अगर वो फिजिकल है तो 7 दिन के अंदर अंदर उनको क्या कर दीजिएगा, डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, जला दीजिएगा, जिस भी तरीके से खत्म कर दीजिएगा। वेर ए कंपनी कंप्लीट से बाय बैक ऑफ इट्स शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अंडर दिस सेक्शन इट सेल नॉट मेक ए फर्दर इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ। अब आपने आज जो है वो बायबैक किया, फिर 4 दिन बाद में कहा कि हम जो है वो जैसे इक्विटी का बायबैक किया और फिर 5 दिन बाद आप कह रहे हो कि मैं अब जो इक्विटी इश्यू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पागल है क्या, जस्ट पहले बायबैक ही क्यों किया, इश्यू अगर करना है तो उन्होंने कहा कि वापस जो वो बायबैक नहीं करोगे। हमने कहा कि कोई नहीं कर सकते क्या,
हमने कहा कि कोई भी जो है वो नहीं इश्यू किया जा सकता। क्या यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वहां पर 1 ईयर था, यहाँ 6 मंथ है ना, 6 महीने तक वही जो उसी काइंड के शेयर जो है वो आप इश्यू नहीं कर सकते। हमने कहा कि लेकिन कुछ ऐसे शेयर है जिनका कन्वर्जन हो रहा है और कन्वर्जन की डेट आ गई है, तो उन्होंने कहा फिर उनको दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर एम्प्लॉय वगैरह को देते हो तो उस केस के अंदर उनमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या प्रेफरेंस शेयर वगैरह कोई कन्वर्ट हो रहे हैं तो उस केस के अंदर जो वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी नॉर्मली सेम काइंड के वापस शेयर जो वो इश्यू मत करना। उसके बाद में लिखा है वेर ए कंपनी बाय बैक इट्स शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अंडर दिस सेक्शन इट सेल मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ द शेयर और सिक्योरिटी सो वॉट द कंसिडरेशन पेड फॉर द। फिर उसने कहा कि जब भी आप ये बायबैक वाला कर रहे हो एक अलग से रजिस्टर जो वो रखिएगा मस्त चकाचक, और उसके अंदर शुरू में गणेश जी के जो है वो नमस्कार करके पूरी डिटेल लिखिएगा कि कितने शेयर जो बायबैक किए, किस प्राइस पे किए, किस तरीके से किए, कैसे डिस्ट्रॉय किए वगैरह वगैरह। और उसके बाद में एक कंपनी सेल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक, जब कंप्लीट हो जाए बायबैक उसके बाद में रजिस्ट्रार को पूरे जो डिटेल जो भेज दीजिएगा रजिस्ट्रार ऑफ, ताकि वो जो है वो एंट्री कर दे कि भाई ये शेयर जो इतने शेयर बायबैक हो चुके वगैरह वगैरह। प्रोवाइडेड दैट नो रिटर्न शैल बी फाइल्ड विद द, वो कह रहा है अनलिस्टेड है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, सभी के पास, रजिस्ट्रार के पास तो सबको करनी। और उसके अलावा वो कह रहा है कि अगर कोई आदमी जो है या कोई ऑफिसर जो है इसको करने में अगर गलती करता है तो उसे फाइन जो है वो लगेगा 1 लाख से लेके 3 लाख तक का, और जेल भी भेजा जा सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 70 स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इंक्लूड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वगैरह वगैरह, ये सारे हैं। और यहाँ समझिएगा एक्सप्लेनेशन 2 क्या है। अब कई जगह जो अपन जैसे डेफिनेशन पढ़ रहे थे वहां उन्होंने क्या लिखा था कि पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब अपने दिमाग में आ रहा था कि सर आप तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी कह रहे थे, और वो बाकी के भी दिमाग में आया। फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम, की इस सेक्शन के अंदर जहां फ्री रिजर्व लिखा है वहां पर फ्री रिजर्व के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम को भी माना जाए। क्या ये बात समझ आई? क्या इसमें किसी पॉइंट के अंदर डाउट है? क्या ये बातें समझ आई? 69 बेचारा बिल्कुल सिंपल सा। वेर ए कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ए सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर सो परचेज शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट एंड डिटेल ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट। उसके अलावा उसने कहा कि जब भी कंपनी शेयर बायबैक करे इक्विटी शेयर वगैरह तो उस केस के अंदर अगर वो फ्री रिजर्व और इनसे कर रही है, मतलब कि दो ऑप्शन है अपने पास, या तो अपन क्या कर सकते हैं नए शेयर इश्यू करके, जो नए शेयर इश्यू होते हैं या नई सिक्योरिटी जो इश्यू हो रही है उसके जरिए जो अपन करें, तो उस केस के अंदर तो क्या होगा ये नहीं लगेगा क्योंकि उसकी जगह दूसरी नॉमिनल वैल्यू जो क्या हो रही है आ रही है। ठीक है, इक्विटी की जगह जैसे आपने पहले प्रेफरेंस इश्यू किया और उसके बाद में आप इक्विटी को बाय बैक कर रहे हो, और प्रेफरेंस जो है वो इश्यू आपने इसके बाय बैक के पर्पज से ही किया, तो आपकी नॉमिनल वैल्यू में कमी नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप वैसा नहीं करके आपके पास रिजर्व ज्यादा पड़े और उसके आप क्या करना चाहते हो बाय बैक करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है वेयर परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है जितने शेयर परचेज किए शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और डिटेल जो है उसकी डिस्क्लोज करनी है बैलेंस शीट में। और उसके बाद में लिखा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो मे अप्लाई टू कंपनी इन पेइंग द अनइश्यूड शेयर ऑफ द कंपनी टू बी इश्यूड टू मेंबर ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर। और उन्होंने कहा कि ये जो सीआरआर है इसका इस्तेमाल, हमने पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको फुल्ली पेड बोनस शेयर अगर इश्यू करने हैं ना
तो उस केस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ आ रही बात? फिर उसके बाद में हमने पूछा कि जो बोनस शेयर कैसे इश्यू होगा, तो हमने कहा कि ये आगे चैप्टर अपना आएगा ही। ठीक है, सेक्शन 70 ज्यादा यूजफुल है नहीं, पर ठीक है देख लेते हैं अपन। मेन जो है यही दो डील करते हैं। तो सेक्शन 70 जो है वो अपने पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर जो क्या दे रखे हैं, जो ऑफेंस दे रखे हैं और उनकी जो क्या क्या पेनल्टी है वगैरह वगैरह दे रखी है। इतना क्वेश्चन हमसे अकाउंटिंग में नहीं पूछ सकते हैं, तो ये अपने ज्यादा काम का है नहीं। अब एक बार नोट से देख लेते हैं फटाफट, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो। भाई ठीक है ना, ज्यादा तेज तो नहीं है ना? भाई तेज हो जाए तो उसके इसके अंदर रुकवा दिया करें ना, कि सर अब थोड़ा जो है वो इसको स्लो कर दो। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बायबैक। सबसे पहला शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जितने इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग उनका 25% ही तक ही कर सकते हैं। रिसोर्स टेस्ट, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% से ज्यादा अमाउंट यूज नहीं कर सकते। फ्री रिजर्व जहां भी लिखा है यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर, वहां फ्री रिजर्व का मतलब क्या है? फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम है। फ्री रिजर्व का मतलब क्या है? फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अलग से लिख भी दीजिएगा, मैं नोट्स में अलग से इसको लिख भी दूंगा, ताकि कंफ्यूजन अपन जो एग्जाम में अपन क्यों रखे ऐसी कंफ्यूजन। कहाँ है पेन? कहाँ है? क्लियर? तीसरा जो वो डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शुड नॉट बी मोर देन 2:1। तो अमाउंट इक्वल टू रिडक्शन इन नॉमिनल वैल्यू, इसके साथ साथ जो वो एक ये कंडीशन और आ जाती है कि अमाउंट इक्वल टू रिडक्शन इन नॉमिनल वैल्यू शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फ्रॉम फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ भी जो सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड जो यूज कर दीजिए। ठीक है, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद में ये अकाउंटिंग फॉर बायबैक दे रखा है कि भाई अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। उसके बाद में ये देखो, इक्विटी शेयर जो है कैपिटल जितनी नॉमिनल वैल्यू में कमी आएगी ना, उसकी जगह आपको क्या करना होगा, या तो फ्री रिजर्व से उतने का सीआरआर में ट्रांसफर करो, या फिर उतने का फ्रेश इश्यू कर दो, नए कोई शेयर जो नए सिक्योरिटीज वगैरह कोई भी जो इश्यू कर दो, या फिर कुछ जो सीआरआर में ट्रांसफर कर दो और कुछ जो है नई इक्विटी से सॉरी नई शेयर कैपिटल जो वो ले आओ। वैसे इसमें ये भी लिखा है कि भाई इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो तो इक्विटी शेयर इश्यू मत करो, प्रेफरेंस शेयर जो वो इश्यू करो, या प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन कर रहे हो तो उस केस के अंदर इक्विटी शेयर को कीजिएगा, इसको मत कीजिएगा। क्लियर है कि भाई अगर आपका देखो, ये क्या कह रहा है कि जैसे मेरे जो इक्विटी शेयर कैपिटल कह रहा है कि मेरे खाते में जितनी कमी आए ना, उतनी मुझे पूर्ति चाहिए, उतनी वापस मेरे को बली चाहिए। जैसे मेरे 1,000 रुपए की कमी आ रही है मेरे अमाउंट में, ठीक है, तो मेरे को कुछ अमाउंट कुछ भी करके 1,000 रुपए से वापस कंपनसेट करोगे। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा या तो सीआरआर में ट्रांसफर करो। हमने कहा कि चलो ये 400 रुपए सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हूँ। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि 600 रुपए से कोई नई शेयर कैपिटल ले आओ और वो ले आओ, ताकि मेरा यहाँ 1,000 कम हुआ वो 1,000 वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपनसेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरी
जो शेयर कैपिटल कह रहा है कि मैं जितना कम हो रहा हूँ उतने का मुझे वापस क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, और वो मैं दो ही तरीके से लूंगा, या तो तुम्हारे सीआरआर से जो है वो फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से सीआरआर में ट्रांसफर कर दो, या फिर नई जो है वो शेयर कैपिटल ले आओ। हमने कहा ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इन्होंने कहा कि अगर ये तो सिंपल सी बात है, 10 रुपए का शेयर अगर 12 रुपए में इश्यू कर रहे हो तो शेयर कैपिटल तो कितनी आ रही है, 10 रुपए ही आ रही है। यहाँ पर 10 रुपए का शेयर अगर आप 10 रुपए में इश्यू कर रहे हो तो शेयर कैपिटल कितनी आ रही है, 10 ही आ रही है। और 10 रुपए का शेयर अगर आप 9 रुपए में इश्यू कर रहे हो तो उस केस के अंदर शेयर कैपिटल के अंदर देखो, यहाँ पर तीसरे वाले में थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। वैसे क्या होता है कि 10 रुपए का शेयर अगर आप 9 रुपए में इश्यू करते हैं तो 1 रुपए का सर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। हाँ, मेरे को भी पता है, ठीक है, लेकिन सुनिएगा, अगर 10 रुपए का शेयर आप 9 रुपए में इश्यू कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप इक्विटी शेयर कैपिटल तो 10 से लिखोगे, 1 रुपए से जो डिस्काउंट लिखोगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हो, फेस वैल्यू रिसीव्ड इन कैश ऑन फ्रेश इश्यू। अगर 9 रुपए रिसीव हुए तो 9 रुपए ही कंसिडर किए जाएंगे। 12 रुपए रिसीव हुए तो शेयर कैपिटल के कितने, 10 रुपए। तो क्या लिखा है, फेस वैल्यू रिसीव्ड इन कैश। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 10 रुपए का शेयर आप 9 रुपए में इश्यू कर रहे हो तो यहाँ पर कितना माना जाएगा, 9 रुपए ही माना जाएगा। क्या ये बात समझ आई? एक बार वापस समझ लीजिए, जैसे 1,000 रुपए जो वो चाहिए थे और हमने कहा कि अपन सीआरआर में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, नए शेयर जो वो इश्यू करेंगे। अगर आप 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इश्यू कर रहे हैं तो आपको नए शेयर कितने इश्यू करने होंगे, 1,000 डिवाइड बाय 10 कितना, 100 शेयर जो वो इश्यू करने होंगे। अगर 10 रुपए का शेयर 10 में इश्यू कर रहे हो, 100, ठीक है, 10 रुपए का जो शेयर है वो 9 रुपए में इश्यू कर रहे हो, तो यहाँ पर वैसे तो इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाता कितना है, 10 रुपए, लेकिन वो कह रहा है कि फेस वैल्यू रिसीव्ड इन कैश ऑन फ्रेश इश्यू। अब फेस वैल्यू रिसीव तो कितनी हो रही है, 9 रुपए ही रिसीव हो रही है, तो क्या कहेगा कि 1,000 डिवाइड बाई क्या करो, 9 करो, तो कितने शेयर इश्यू करो, 1.11। ठीक है भाई। उसके बाद में ये अपन ने जो क्लास में एग्जांपल लिया वो सेम ही है, ठीक है। ये अकाउंटिंग पॉइंट्स बायबैक के सेक्शन 68, 69 और 70 चलते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये सारे पॉइंट जो वो लिखे, देखो, एक कंपनी खुद के शेयर जो वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं खरीद सकती। क्या डिबेंचर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करता है। लेकिन एक कंपनी अपने ही शेयर के अंदर खरीद के अपने पास रखे और कहे कि हमने तो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसा नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे कारण हैं। कौन सा वाला भाई, ये वाला या ऊपर जो पॉइंट था वो? देखो, एक कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था तो उसने क्या किया, कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो वो क्या करेगी, कहीं न कहीं इन्वेस्ट करेगी। उसने कहा कि किसी और में इन्वेस्ट करने के बजाय अपन क्या करें, अपनी कंपनी के शेयर जो मार्केट से खरीद के एज ए इन्वेस्टमेंट रख दें। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, इस तरीके का अलाउ नहीं है। भाई बहुत सारे रीजन भी थे। कंपनी को अगर इस तरीके की छूट दे दी जाए तो कंपनी जो क्या करेगी, शेयर के भाव मैनिपुलेट करवाने वगैरह में, सारी चीजों में जो क्या करेगी, आसानी रहेगी उसको, जबकि ऐसा उसको मना ही कर रखा है कि भाई नहीं कर सकते। देखो, अगर सिर्फ फेस वैल्यू लिखा होता ना तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं थी, 10 रुपए ही होता। उसने कहा कि फेस वैल्यू रिसीव्ड इन कैश, तो उसने कहा कि अगर 10 रुपए का शेयर है 12 में इश्यू कर रहे हो तो फेस वैल्यू का कितना पैसा बन रहा है और कितना पैसा आ रहा है, हमने कहा 10 रुपए आ रहा है। फेस वैल्यू का कितना रुपया आ रहा है, 10 रुपए आ रहा है। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में इश्यू कर रहे हो, फेस वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 रुपए का शेयर है और अब 9 रुपए में इश्यू कर रहे हो तो फेस वैल्यू तो 10 है, लेकिन कैश कितना रिसीव हो रहा है, 9 ही रिसीव हो रहा है। तो हम कंसिडर कितना करेंगे, 9 कंसिडर करेंगे। अगर मान लीजिए आपको 1,000 रुपए के इक्विटी शेयर कैपिटल कम हुई है
तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ कितने करने पड़ेंगे 1000 डिवाइड बाय 10, और यहाँ कितने करने पड़ेंगे 1000 डिवाइड बाय 9 करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का शेयर भले ही हो, फेस वैल्यू एक्चुअल में रिसीव कितनी हो रही है कैश के अंदर, हाँ अपने जो है शेयर अगर खरीदते हैं तो उसके इसके अंदर उसको 7 दिनों के अंदर जो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद में सेक्शन 68(1) जो वो परमिट करता है कि भाई आप प्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर नई जो है वो सिक्योरिटीज इश्यू करके कर सकते हो, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि सेम काइंड की सिक्योरिटीज ना हो। तो इक्विटी के लिए प्रेफरेंस एंड वाइस वर्सा, प्रेफरेंस के लिए इक्विटी करें। उसके बाद में बायबैक के लिए कंडीशन ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर 10% से कम कर रहे हो आप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का, इस पूरे चैप्टर में जहां भी फ्री रिजर्व लिखा है वहां फ्री रिजर्व का मतलब जो है वो CRR-B है, सॉरी फ्री रिजर्व जहां भी लिखा है, माफ कीजिएगा, जहां भी फ्री रिजर्व लिखा है वहां पर फ्री रिजर्व का मतलब फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है? उसके अलावा बोर्ड रेजुलेशन से पास कर रहे हो तो आपको ये जो कंडीशन है इनकी जरूरत नहीं है। उसके बाद में रिसोर्स टेस्ट देख लीजिएगा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट देख लीजिएगा, डेब्ट इक्विटी जो है वो रेशियो टेस्ट देख लीजिएगा, जिसको सेंट्रल कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इंक्रीज कर सकती है। उसके अलावा जो शेयर बायबैक कर रहे हो वो फुल्ली पेड अप हो। उसके बाद में लिस्टेड तो सेबी की भी सुन ले, सेबी जो भी कह रहे हैं वो भी नियम कानून कायदे जो भी वो मान लो, और एक बायबैक के बाद 12 मंथ तक वापस बायबैक नहीं कर पाओगे। नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे कि भाई क्या क्या चीज है, कितने शेयर बायबैक कर रहे हैं वगैरह वगैरह सब कुछ। रेजुलेशन के 12 मंथ में बायबैक कर ले, रेजुलेशन पास किया उसके बाद में जो नेक्स्ट 12 महीने हैं, जैसे आज की डेट में रेजुलेशन पास हुआ तो उससे जस्ट नेक्स्ट 12 महीने के अंदर अंदर बायबैक जो वो करना है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना है कि 1 साल तक हम जो बर्बाद नहीं हो जाएंगे, इंस्टॉलमेंट नहीं हो जाएंगे, इस तरीके का एक सर्टिफिकेट बना के रजिस्ट्रार को और सेबी को, अगर लिस्टेड हो तो, अगर अनलिस्टेड हो तो सिर्फ रजिस्ट्रार को देना है। 7 दिन में डिस्ट्रॉय कर दें, 6 मंथ में सेम वापस इश्यू नहीं करें, एक्सेप्ट बोनस शेयर कन्वर्जन ईसॉप और स्वेट इक्विटी के रूप में कर सकते हो। बाकी आज बायबैक किया और उसके बाद में परसों वापस वही इश्यू करो, वैसा नहीं करना है। एक रजिस्टर रख दो अलग से डिटेल के लिए, डिफॉल्ट के लिए पनिशमेंट, इसको इतना ज्यादा याद रखो उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है? नॉमिनल वैल्यू में रिडक्शन के बराबर फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करो। बायबैक जिनको करो वो फुल्ली पेड होने चाहिए। उसके अलावा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को सिर्फ बोनस शेयर के लिए, बोनस शेयर इश्यू के लिए यूज कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन बायबैक जो है उसको राइट ऑफ केस से कर सकते हैं, फ्री रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से जो है वो कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है उनसे नहीं कर सकते हैं। के खिलाफ लिखकर राइट ऑफ कर सकते हैं, केस के खिलाफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको वापस लिखा फिर से सुन लो, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व नॉट रिसीव्ड इन कैश के अगेंस्ट राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। समझ आ रही बात? ये जो प्रीमियम है उसको, जो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है और कैपिटल रिजर्व जो क्रिएट किए गए, जिनके अगेंस्ट में कैश नहीं रिसीव हुआ और फिर भी जो कैपिटल रिजर्व क्रिएट किए गए, जैसा कि रिवॉल्यूशन रिजर्व वगैरह जो है, ये ऐसा अगर और कोई किसी नाम से भी बनाते हो तो वो भी अलाउड नहीं है। किसके लिए? इसको प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए। अब बताओ भाई इसके अंदर क्या क्या डाउट है? कौन सा रेजुलेशन वाला? देखो, अगर आपको 10% तक ही करना है ना तो उस केस के अंदर अगर बोर्ड चाहता है कि भाई 10% तक का हम बायबैक करें तो बोर्ड को एक जो सीधी जो दे रखी है कि भाई
आप 10% तक का करना चाहते हो वो रेजोल्यूशन पास करके बायबैक कर लो, उसमें कोई बड़ी वाली बात है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको 25% तक का बायबैक करना है या फिर ये जो है जितना बायबैक आप मैक्सिमम कर सकते हो उतना करना है, तो उस केस के अंदर जो मेंबर है उनको बुलाओ, उनकी एक जनरल मीटिंग रखो और वहां पर कहो कि बायबैक के पक्ष में कौन है। अगर 2/3 लोग जो है वो बायबैक के पक्ष में है तो उस केस के अंदर हम मानेंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास हो गया। बाकी उसमें बहुत सारी जो थ्योरी और आती है कि भाई कोरम वगैरह बराबर जो नंबर अब मेंबर आए हैं या नहीं आए हैं, और उसका पूरा सिस्टम होता है कि भाई इतने दिन पहले तक नोटिस पहुंच जाना चाहिए, इश्यू हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अपने लिए इतना काम का भाई सारे मेंबर को बुलाओ और उन मेंबर को कहो कि भाई हम बायबैक करना चाहते हैं। बायबैक के पक्ष में जो वो हाथ खड़े करो, अगर पक्ष वाले जो है वो 2/3 या उससे ज्यादा है तो उस केस के अंदर मानेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास और उस केस के अंदर बायबैक कर सकते हैं। अल्टीमेटली शेयर होल्डर जिनको आप बायबैक कर रहे हो, जिनके शेयर आप वापस ले रहे हो, कम से कम उनसे पूछिए। 750 आपका अभी इक्विटी है और वो कह रहा है कि बायबैक के बाद आपको चाहिए 750। 750 इक्विटी है और 750 ही बायबैक के बाद चाहिए। तो जैसे ही बायबैक करोगे 750 से तो कम हो जाएगा, जबकि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 750 है। तो बायबैक कर पाओगे क्या? अगर 1 रुपए का भी बायबैक किया तो आपका कितना हो जाएगा? 749। और वो कह रहा है कि बायबैक के बाद कम से कम कितनी चाहिए? 750। अभी है ही हमारे पास 750, तो 1 रुपए का भी बायबैक कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। और कोई डाउट? क्लियर है? बाकी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे जो है वो भेज दीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट करें। ओके जी।